आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। भारत के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें न सिर्फ क्वाड की बैठक होनी है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का भाषण भी होना है। इसके अलावा कारोबार और तकनीक के क्षेत्र में भी कई अहम बैठकें होनी हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज की हैं, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भीड़ लगी हुई थी। अमेरिका में मौजूद भारतीय बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लोगों से मिलने के बाद पीएम मोदी होटल के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं कि पहुंच चुका है यहां पर वॉशिंगटन में होटल विलार्ड, जहां पर उनका अगले 2 दिन तक यहां पर ठिकाना होगा। इस दौरान वे यहां पर तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी के 5 बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत होगी, और उसके अलावा यहाँ पर क्वाड का जो सम्मेलन है उसकी बैठक होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। दुनिया के जिन राष्ट्र प्रमुखों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। और अमेरिका में उनकी सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है, इसलिए होटल को अभेद किले में बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। यहां पर मैं ठीक उनके होटल विलार्ड के बगल में खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह हम वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ठहरते हैं। ऐतिहासिक होटल है, इसका लंबा इतिहास है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में ये विलार्ड होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम बहुत सीमित प्रोग्राम है, उनकी लगातार बैठकें हैं, क्योंकि इस बैठक से पहले उनको क्वाड मीटिंग से लेकर जो बाइडेन के साथ मुलाकातों के एजेंडा पर विस्तार से अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करनी है। पीएम मोदी के 4 दिनों के अमेरिकी दौरे की शुरुआत अलग अलग सेक्टर्स की दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग से होनी है। प्रधानमंत्री क्वालकॉम कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन से मुलाकात करेंगे, जो 5G तकनीक, सिस्टम सर्किट और वायरलेस तकनीक की बड़ी कंपनी है। इसके अलावा अडोबी की शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के मार्क आर विडमार, जनरल एटॉमिक्स के नील ब्लू और ब्लैकस्टोन के स्टीफन एलन स्वार्जमार्क से मुलाकात करेंगे। भारत का मतलब है बिजनेस, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा दुनिया का उपभोक्ता बाजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की और दुनिया की बड़ी कंपनी के सीईओज के साथ मुलाकात करने वाले हैं। वॉशिंगटन में ये मुलाकात होगी। ये कंपनियां क्वालकॉम, फर्स्ट सोलर, एडोबी, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां हैं उसमें जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अलावा मानव रहित विमान, ड्रोन और उसके अतिरिक्त निवेश के अलावा 5G तकनीक से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद पीएम मोदी की 3 बेहद अहम लोगों के साथ मीटिंग होनी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन के साथ और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ। क्वाड का सदस्य होने के नाते ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और चीन के बढ़ते विस्तारवादी सोच पर विस्तृत चर्चा होगी। वहीं जापानी पीएम के साथ मीटिंग में कोविड के हालात, वैक्सीन नीति, अफगानिस्तान और तालिबान की नॉन एक्सक्लूसिव सरकार, चीन की दादागिरी और पाकिस्तान को तालिबान और आतंक को समर्थन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। भारत ने दशकों से दोनों पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती भरा रिश्ता अपनाने का प्रयास किया, बार बार प्रयास किया है, और कई बार उनको
उनको धोखा भी मिला है दोनों कंट्रीज से। पिछले एक दशक से चीन की कुछ एक्टिविटीज़ रही हैं और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के टेरिटरीज़ को इंक्रोच करना या उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनका जो रूल्स ऑफ लॉज है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो लॉज हैं, उनको बार बार वॉयलेट करना। इसके लिए चार जो बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उस रीजन में एक साथ इकट्ठे हुई हैं ये इस बात को विचार विमर्श करने के लिए जो इस रीजन में जो शांति व्यवस्था पिछले कई दशकों से रही है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, सौहार्दपूर्ण रहे, शांति रहे वहाँ पे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात भी बेहद अहम है क्योंकि पहली बार भारतवंशी अमेरिकी के उपराष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हुआ, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता में काबिज होने के बाद ये पहली मुलाकात है और इस नज़रिए से यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी से लेकर दोनों देशों के व्यावसायिक हित और तमाम संभावनाओं को लेकर यहाँ से नए द्वार खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात होनी है और जाहिर सी बात है कि इन मुलाकातों में भारत और अमेरिका के जो साझा हित हैं उनको लेकर बातचीत होगी। जाहिर है पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना, आतंकवाद और चीनी दादागिरी जैसे मुद्दों से जूझ रही है। उम्मीद तो यही है कि पीएम के इस दौरे से भारत की सुरक्षा और नई तकनीकों के सेक्टर में कामयाबी हासिल होगी। वॉशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में। भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल से आखिर चीन डरता क्यों है? जैसे ही अग्नि 5 मिसाइल की बात होती है चीन की तरफ से फौरन बयानबाजी होने लगती है। एक बार फिर जब अग्नि 5 के टेस्ट की चर्चा हुई तो चीन की बौखलाहट सामने आ गई। वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देने लगा। तो चलिए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि चीन को अग्नि 5 से आखिर दिक्कत क्या है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी आंच से चीन को चुभन होती है। ये भारत की वो मिसाइल है जिसका नाम लेने से ही चीन असहज हो जाता है। एक बार फिर अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट का सुनते ही चीन इसके विरोध में उतर आया है। अग्नि 5 को लेकर चीन में हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि भारत की तरफ से ये नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन वार्निंग जारी किया गया है। नोटैम वार्निंग तब जारी की जाती है जब आसमान में किसी फ्लाइंग व्हीकल का टेस्ट किया जाना होता है या फिर फायरिंग की जाने वाली होती है। इस वार्निंग का मतलब ये है कि ये जितना एरिया दिखाया गया है उसके भीतर किसी भी तरह की हवाई गतिविधियां दूसरों के द्वारा नहीं की जाएंगी। इधर नोटैम वार्निंग जारी हुई और उधर खबर आई कि ये अग्नि 5 के यूजर ट्रायल टेस्ट के लिए जारी किया गया है। फिर क्या था, चीन ने इस पर फौरन आपत्ति दर्ज करा दी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजान ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 में पहले ही स्पष्ट नियम है। दरअसल चीन की सबसे बड़ी परेशानी अग्नि 5 की रेंज को लेकर है। भारत की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, लेकिन चीन ये नहीं मानता। उसके मुताबिक भारत इसकी रेंज को छुपाता है। असली रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अग्नि 5 से चीन परेशान क्यों है? सेना में मिसाइल 2018 में शामिल हुई। अब तक मिसाइल के 7 परीक्षण हो चुके हैं। पहली बार मल्टीपल टारगेट के साथ परीक्षण। ये मल्टीपल टारगेट यानी MIRV कैपेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि एक अग्नि 5 मिसाइल फायर की गई तो इसके जरिए सिर्फ एक नहीं
बल्कि कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। और यही बड़ी वजह है चीन के इसके टेस्ट पर बौखलाने की। टेस्ट की टाइमिंग से भी चीन चिढ़ा हुआ है। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और इधर अग्नि 5 का टेस्ट। मिसाइल का वजन 50 टन है। 1500 किलो का वॉर हेड ले जा सकती है। पारंपरिक और परमाणु वॉर हेड ले जाने में सक्षम। इसकी रफ्तार आवाज से 24 गुना तेज है। अग्नि 5 मिसाइल के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल है जिनके पास 5000 किलोमीटर रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी इतनी लंबी दूरी की मिसाइल सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास ही है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद भारत में शुरू हो गया नार्को टेररिज्म। जहां एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसीज ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट जारी किया। इसके निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप्स और सरकारी संस्थान हैं। इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर वापस लौटते पाकिस्तानी से भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। अफगानिस्तान में भी तालिबान की सरकार पूरी तरह से काबिज भी नहीं हुई कि भारत में नार्को टेररिज्म का असर दिखाई देने लगा है। खुफिया एजेंसियों ने तालिबान का शासन कायम होने के बाद पहली बार अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक 5 अफगानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानी आतंकियों की घुसपैठ कराई है। उरी सेक्टर के अगनूर पोस्ट के पास बाड़ काटकर घुसपैठ कराई गई है। खुफिया रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इन आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के बाद जब इनका पाकिस्तानी गाइड वापस लौटने लगा तो इसका पता भारतीय सुरक्षा बलों को चल गया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग के दौरान भारतीय सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया, जबकि पाकिस्तानी वापस अपनी सीमा में भाग गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इनके निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। घाटी में मौजूद तमाम आतंकी संगठनों को मैसेज दिया गया है कि वो इन अफगानी आतंकियों की मदद करें। जाहिर है ISI ने बड़ी साजिश रची है। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के कुछ नेताओं पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरी तरह से नियंत्रण है और ISI चाहती है कि उसकी नापाक गतिविधियों को भारत में अफगानी मूल और भारतीय मूल के आतंकवादी अंजाम दें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने भी ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली है और जगह जगह तलाशी और छापेमारी अभियान शुरू किया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी से ये बड़ी खबर। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उरी में एनकाउंटर चल रहा था। उस एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी में एनकाउंटर वाली जगह से भारी तादाद में हथियार मिले। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से उरी में ये ऑपरेशन चल रहा था। महंत नरेंद्र गिरी केस में अब एक नया पेच आ गया है। नरेंद्र गिरी के जिस सहकारी बैंक में काम करने की बात की जा रही थी, उस बैंक में महंत नरेंद्र गिरी के क्लर्क के तौर पर काम करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जौनपुर के मडियाहू के जिला सहकारी बैंक के CEO आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि नरेंद्र गिरी से जुड़े बैंक में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। हमारे पास जो अभिलेख उपलब्ध है उसके आधार पर इस दावे की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे कर्मचारी रहे हैं कि नहीं रहे। काफ़ी मामला पुराना है, तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में। महंत नरेंद्र गिरी केस में अब एक नया पेच आ गया है। नरेंद्र गिरी के जिस सहकारी बैंक में काम करने की बात की जा रही थी, उस बैंक में महंत नरेंद्र गिरी के क्लर्क के तौर पर काम करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जौनपुर के मडियाहू के जिला सहकारी बैंक के CEO आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि नरेंद्र गिरी से जुड़े बैंक में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।
हमारे पास जो अभिलेख उपलब्ध हैं उसके आधार पर इस दावे की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे कर्मचारी रहे हैं कि नहीं रहे। काफ़ी मामला पुराना है, तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। और उधर नरेंद्र गिरी के मामा डॉक्टर महेश सिंह के मुताबिक उन्होंने इंटरमीडिएट पास करने के बाद बैंक में नौकरी की थी। एबीपी न्यूज के पास महंत नरेंद्र गिरी के हाई स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो है। इस पर यकीन किया जाए तो महंत नरेंद्र गिरी 10वीं तक पढ़े लिखे थे। सर्टिफिकेट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने 1978 में 10वीं की परीक्षा पास की थी। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जो लिखावट है उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है वो लिख पढ़ नहीं सकते थे। ऐसे में इन सारे सवालों का जवाब उनके सगे मामा प्रोफेसर महेश सिंह जी ने दिया। महेश जी मेरे साथ हैं। महेश जी, आपने बताया कि नरेंद्र गिरी जी ने पढ़ाई भी की थी और कुछ टाइम तक नौकरी भी की थी, लेकिन फिर भी ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं उनका जवाब कैसे दें? नहीं, हम जवाब ये देंगे कि जो ये लोग कह रहे हैं लिख पढ़ नहीं सकते थे, एक कॉमन सेंस की बात है। जो आदमी हाई स्कूल पास किया, 2nd डिवीज़न में पास किया है, और उस समय बोर्ड की परीक्षाएं बड़ी टफ होती थी और उस समय सेंटर भी दूसरी जगह जाता था, होम सेंटर नहीं होता था। यदि वो पढ़ना लिखना वो लिखना नहीं जानते थे तो हाई स्कूल 2nd डिवीज़न में कैसे पास किए वो? अच्छा प्रोफेसर साहब, आप तो चूंकि सगे मामा हैं और बालकानंद जी जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो सर्टिफिकेट लाएं, हमको दिखाएं। तो क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं? देखिए, मेरे पास अभी कॉलेज के रिकॉर्ड्स में जो है SR रजिस्टर होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का रजिस्टर होता है, उसकी वो व्हाट्सएप कॉपी मैंने आपके यहाँ भेज दी, उसको आप लोगों ने दिखा ही दिया। अब रही बात, मैं पता करता हूँ क्या उनकी मार्कशीट या वो सर्टिफिकेट घर पे है या नहीं है। बैंक के प्रमाण पत्र की बात वो कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट लेटर तो जो एम्प्लॉय होता है उसके पास होता है। महंत जी उसको घर पे रखे कि उसको ले गए। अब इन सब चीज़ों को आज ये कितना अरसा, ये करीब 78 की बात है, 78-79 की बात है। तो अब बैंक के कागजात को तो हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, लेकिन घर पे फिर भी मैं पता करूंगा कि क्या वो कागजात कहीं उपलब्ध हैं। और जहां तक मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात है, वो तो बोर्ड ऑफिस से उस सन को करके तुरंत उससे वेरीफाई किया जा सकता है। वो टीसी आपके पास है, वो टीसी लेके बालकानंद जी या बाकी जो अखाड़े से जुड़े संत हैं उनको दिखाना चाहेंगे? हम बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। हमने आज उसको कॉलेज से उसकी फ़ोटो कापी मंगवाई हुई है। वो फ़ोटो कापी जैसे ही आ जाएगी मैं किसी आदमी के माध्यम से अखाड़े में भेज दूंगा उसे। तो महंत के सगे मामा को हमने आपको सुनवाया। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी महंत के सुसाइड नोट से पर्दा उठाने के लिए नरेंद्र गिरी के स्कूल में सीनियर रह चुके अशोक सिंह के पास पहुंचे, उनसे बातचीत की। नरेंद्र गिरी के सीनियर ने क्या कुछ कहा, हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। हमारे साथ अशोक कुमार सिंह हैं जो महंत नरेंद्र गिरी के सीनियर थे, मतलब एक क्लास आगे थे। अशोक कुमार सिंह जी, कई संतों का ये दावा है, कुछ लोग कह रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ लोग कह रहे हैं वो लिख नहीं सकते थे। आप उनसे एक क्लास आगे थे, मतलब 4 साल आप उनके साथ थे। क्या कब तक से कब तक थे, जरा बताएं। जी, वो यहाँ पर कक्षा 7 में अपना एडमिशन कराए थे और यहाँ 10 तक, कक्षा 10 तक वो पढ़े थे। मैं एक क्लास सीनियर था, मैं 77 में हाई स्कूल पास किया था और वे जो है 78 में किए थे। हम लोगों के साथ वो हमारे विद्यालय में कभी कभी हॉकी मैच हुआ करता था, जिसमें वो रनर के प्लेयर भी थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, और पढ़ने लिखने में इतने कमज़ोर नहीं थे जो मीडिया वाले कह रहे हैं। यह बात असत्य है, इसको मैं अच्छी तरह, वो मीडियम क्लास के स्टूडेंट भी थे और बड़े बहादुर रहते थे। और ये मैं उनके विषय में ये जानता हूँ, और वो बड़े साहसी थे। उनसे बातचीत होती थी आपकी? कभी क्या कुछ उनसे जुड़ी कुछ याद कि क्या पहले से ही वो इस तरह से थे और आध्यात्म की और रुचि रखते थे? उस समय कुछ ऐसी बात नहीं, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये कहा करते थे कि जिसके बाप नहीं हैं वो बाप की पीड़ा, क्योंकि उनके बचपन में ही बाप मर गए थे, इसलिए वो ननिहाल में ही पढ़ते थे और इस चीज़ को वो महसूस करते थे। और जब वो महंत जी हुए तो हम भी यहाँ विद्यालय में आ गया था, तो वो ये कहा करते थे, प्रिंसिपल से कहा करते थे, जिसके माँ बाप नहीं हैं उसकी पीड़ा को मैं जानता हूँ। और वहाँ करते थे कि ऐसे बच्चों को हमको सूची बना के दिए गए, उनकी खर्च हमसे फीस जो है विद्यालय हमसे ले लिया करे। वो कभी कभी आकर के दे भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है। वो बड़े ही दयालु थे, वो अनाथों के नाथ थे और विद्यालय उनका हमेशा
जो उनकी क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं देख रहा हूँ आप भावुक हो रहे हैं, आपकी आंख भर आई है, मैं जान रहा हूँ। तो वो मतलब वो ये कहते थे कि जिनके माँ बाप नहीं है, हाँ, मैं उनको समझ सकता हूँ और उनकी फीस भी देते थे। हाँ, उनकी पीड़ा को समझते थे। वो कहते थे असहाय बच्चों के वो नाथ थे, और विद्यालय में आज नहीं है, उनकी अनुपस्थिति हम लोग को तकलीफ कर रही है। कभी कभी आया करते थे, कोई फंक्शन होता था, विद्यालय परिवार उनको बुलाते थे तो वो जरूर आया करते थे। समय नहीं रहने पर जो लोग ये कह रहे हैं कि वो पढ़े नहीं थे, जो लोग ये कह रहे हैं नहीं, जो लोग ये साधु संत मठ के जुड़े लोग और अखाड़ा से जुड़े लोग कह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम भाई ये बात तो हमारे दिमाग से नहीं गुजर रहा है कि ये कहना वो कक्षा 10 तक पढ़े लिखे थे और मीडियम क्लास के स्टूडेंट थे और हर चीज़ में वो आगे थे, ऐसी बात नहीं है। खेल में, पढ़ाई में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मीडियम क्लास के वो हमेशा थे और शरीर से हमेशा वो स्वस्थ थे। यहाँ पढ़ते समय तब पर भी वो स्वस्थ थे, ये भी नहीं है कि बहुत कमज़ोर हैं। और ये मीडिया वाले जो साधु अखाड़ा कह रहे हैं कि पढ़े नहीं, ये इस बात को हम नहीं मानूंगा। अशोक सिंह हैं जो सीनियर रहे हैं, 4 साल सीनियर रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है कि अशोक सिंह जो बता रहे हैं कि नरेंद्र गिरी पढ़ने में भी तेज थे, पढ़ते भी थे और हॉकी में भी खेलते थे। यहाँ के बच्चों की मदद करने के लिए भी आगे आते थे महंत नरेंद्र गिरी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने फिर दोहराया कि नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे गहरी साजिश है। कैलाशानंद गिरी ने जोर देकर कहा है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। मैंने वीडियो देखा नहीं है, मैं वीडियो देख करके अभी तुरंत आपसे बात क्या कहेंगे जो मौत हुई है उस पर क्या सवाल? अभी आपने वीडियो की बात कही है, मैं अभी वीडियो देखता हूं और वीडियो देख करके तुरंत 5 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। बिल्कुल साजिश है, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, ये साजिश है और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार अभी बहुत शीघ्र सीबीआई को निर्देश देंगे वो, और आपके सामने ये पूरी साक्ष्य निकल करके आएगी कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। महंत की मौत की मिस्ट्री में अब 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड वाली रस्सी को लेकर है, और दूसरा सवाल यह है कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट जो लिखा गया था वो क्या सही था, क्या महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था। रस्सी के 3 टुकड़ों को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ सुसाइड नोट को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, और इसी वजह से महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड की कहानी की पहेली जो है वो उलझती जा रही है। और आपको सीधे लिए चलते हैं सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उरी में जो बरामदगी हुई है और 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर। To destabilize peace and security here will definitely not be sustained or accepted. We are totally committed to ensure the peaceful environment which is prevailing today by taking out the terrorists of whichever hues, either through neutralizing or ensuring that he comes back into the mainstream in form of surrender or acceptance of his fault, and thereafter he is taken out of the circulation from the terrorist ranks. Yeah. There have been certain documents which have been found on their on the person, which definitely reveal that they are at least one of them is a Pakistani. We are not very sure about the balance too. That verification will be done, and thereafter we will inform you of the nationality and also in terms of which group they belong to. Sir, how do you look at the situation in light of the after the Okay, for us, nothing has changed. Our counter infiltration grid was strong since the start of summers. Will continue to remain same. We are alert. We are deployed with adequate forces on the fence, on the LC, and will ensure that all bids are eliminated.
Okay, I will again repeat my answer. In terms of behavior, we had appreciated the possibility of this change in behavior somewhere starting in September, October, which is actually manifested on the ground. So I will not like to link it with any other geopolitical situation. Yeah, PTI. Please. Yeah. देखिए, इंटरनेट को हम लोग क्यों शटडाउन करते हैं, इसका मकसद ये होता है आजकल टेररिस्ट उनका जो हैंडलर पाकिस्तान में उससे कांटेक्ट नहीं कर सके, और जो रिसीविंग OGW है साउथ कश्मीर में हो या नॉर्थ कश्मीर में उससे कांटेक्ट नहीं कर सके, इसके लिए इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा हम लोग को। इसलिए हम रिग्रेट फील करते हैं, लेकिन करना ये प्रोफेशनली बहुत ज़रूरत था सिक्योरिटी हिसाब से। As regards the operation, on 18th night, there was a attempt to infiltrate. As per our understanding of the situation, there were 6 terrorists. 4 were on their side of LC. 2 were able to come across the fence, and that is the time our party had reached. There was a very brief exchange of fire. The terrain is quite rugged, very high grass cover is there, and very dense jungle. So in that brief firefight, it is presumed that the balance 2 went back across the LC, yet to ensure and verify that nobody's on this side of the LC. There was an intense jungle search which was carried out over a period of 3 days. As of now, our operation has ceased. There is no operation which is ongoing. It has been verified. तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के उरी में एनकाउंटर, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया सेना के द्वारा, जिसमें से एक जो है वो पाकिस्तानी है, 2 की आइडेंटिटी अभी नहीं पता चली है। जैसे ही पता चलेगी सेना इत्तला देगी। नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के वकील ने आनंद गिरी की जान को खतरा बताया है। वकील ने कहा है कि जेल या अदालत में पेशी के दौरान आनंद गिरी पर हमला हो सकता है। हम आपको बता दें कि कल पेशी के दौरान आनंद गिरी से धक्का मुक्की हुई थी, मारपीट की बात भी सामने आई थी, और इसी को लेकर आनंद गिरी के वकील ने नैनी जेल अधिकारी से जेल और पेशी के दौरान विशेष सुरक्षा देने की बात कही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।